हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा IAS एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे NCERT ज्योग्राफी की चैप्टर 4 और इस चैप्टर का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर हमें क्या बताते हैं कि प्रीवियस चैप्टर में आपने जब स्टडी की तो आपने क्या देखा, आपने इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में देखा। ठीक है जी, आपने किसके बारे में देखा? इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में देखा, जहाँ पर हम देख रहे थे कि आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या है। तो सबसे पहले हम जो लेयर्स हैं उसकी बात कर रहे थे, फिर हमने देखा कि वो हमें कैसे पता चल रहा है कि अंदर कहाँ कैसा मटेरियल है। तो कुछ हमने डायरेक्ट सोर्सेज की बात की थी और कुछ हमने इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात की थी। तो ये सारी बातें तो हम लास्ट चैप्टर्स में कर चुके हैं। आगे अब हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कहाँ हमें ओशियंस देखने को मिल रहे हैं और कहाँ पर हमें कॉन्टिनेंट्स का जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है वो देखने को मिलता है, जहाँ पर हम एग्जैक्टली लाए करते हैं अभी। तो कह रहे हैं कि भाई आपने वर्ल्ड के मैप को बहुत ज़्यादा देखा होगा, आप उससे फैमिलियर होंगे। आप ये भी जानते हैं कि आपके अर्थ का 29% जो है एरिया वो कॉन्टिनेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? ओवरऑल अर्थ का 29% जो है वो आपका अर्थ का जो क्या कौन कवर कर रहा है? तो कॉन्टिनेंट पार्ट कवर करता है। और बाकी जो बचा है, मतलब हम ये जानते हैं, बचपन से ही हमने पढ़ा होता है कि 70% एरिया जो है वो कहाँ है? तो वो ओशियन वाटर आपका जो है वो कवर करता है। ठीक है जी। आगे अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि पोजीशंस की अगर हम बात करें तो जो कॉन्टिनेंट है और जो ओशियन बॉडीज हैं, तो उनको अगर हम अपने मैप में देखते हैं या आपने कभी पहले देखा हो तो वो वही कह रहे हैं कि आपने ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि आपके पास क्या है, 29% जो आपका कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है और बाकी क्या है? तो वो ओशियंस है। ये हम मैप में देखते रहते हैं। मोरओवर इट इज़ नाउ अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट, और वो फैक्ट क्या है कि ओशियंस जो है ना और कॉन्टिनेंट will not continue to enjoy their present position। मतलब आज वो जिस तरह की पोजीशन पे हैं वो उसी पोजीशन पे नहीं बने रहेंगे। और इससे हमें ये बात और पता चल जाती है कि पास्ट में भी जैसा हमें आज दिख रहा है वैसा नहीं था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि ये हमें और आगे क्या बता रहे हैं कि moreover it is now a well accepted fact that oceans and continents will not continue to enjoy their present position in times to come। If this is so, अगर ऐसा है, the question arises what were their position in the past, कि past में कैसा था? तो why and how do they change, कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और कैसे चेंज कर रहे हैं? तो even if it is true that the continents and oceans have changed and are changing their position, मतलब चेंज हुए हैं और अभी भी चेंज हो रहे हैं, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, यू मे वंडर, कि साइंटिस्ट ने इन बातों का कैसे पता लगाया है। यू मे वंडर एज टू हाउ साइंटिस्ट नो दिस, कि उनको कैसे पता चला कि पोजीशन चेंज हो रही है। तो चलिए आगे बात करते हैं। हाउ हैव दे डिटरमाइंड देयर अर्लियर पोजीशन, कि हम जैसे जानते हैं कि भाई आज आपकी पोजीशन ये है तो पहले कैसी थी, ये उन्होंने कैसे पता लगाया? तो यू विल फाइंड द आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड रिलेटेड क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं कि आज जो आपके अर्थ पे कॉन्टिनेंट की पोजीशन है, आज जो आपके अर्थ पे ओशन की पोजीशन है, वो कैसे है और कैसे चेंज हुई है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करते हैं। इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया कि आपकी जो कोस्टलाइन की शेप है, किसकी? अटलांटिक की, जो हमारी एस जैसी शेप है। सिंपल अटलांटिक ओशन आपको पता होगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप के बीच वाला पोर्शन है, यूरोप एंड अफ्रीका के। तो हम उस अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप जब उसके कोस्टलाइन देखते हैं ना तो यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द सिमेट्री, कि उसकी जो सिमेट्री है ना वो कैसी है, ऑफ द कोस्टलाइन ऑन ईदर साइड ऑफ द ओशन। मतलब जब आप उसे दूसरी साइड से देखते हैं तो लगभग वो बिल्कुल सेम सी दिखाई देती है। वो ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर वो मतलब ऐसे घुस जाएगी या मिल जाएगी, समझ रहे हैं? तो नो वंडर मैनी साइंटिस्ट थॉट ऑफ दिस सिमिलैरिटी, उन्होंने इस सिमिलैरिटी को देखा कि ये सिमिलैरिटी कैसी है, एंड कंसीडर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ द टू अमेरिकाज, यूरोप एंड अफ्रीका, टू बी वंस ज्वाइंट टुगेदर, कि कभी ना कभी ऐसा रहा होगा कि आपके जो दोनों अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और आपका जो अफ्रीका है, ये कभी क्या थे? ये सभी ज्वाइंट थे। फ्रॉम द नोन रिकॉर्ड्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस, अगर हम साइंस की हिस्ट्री को देखते हैं तो जो आपके अब्राहम ऑर्टिलिस हैं, और ये आपके कौन थे? तो ये डच के मैप मेकर थे, और इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था इस पॉसिबिलिटी को कि ऐसा कभी रहा होगा। और इन्होंने कब बताया था? तो 1596 में बताया था। और इन्हीं के साथ अगर हम आगे देखें तो एंटोनियो पेलेग्रिनी जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये मैप हमें ड्रॉ करके बताया था कि किस तरह से ये तीनों कॉन्टिनेंट्स आपके ज्वाइंट थे।
तो मैप शोइंग द 3 कॉन्टिनेंट्स टुगेदर। इससे आगे अगर हम देखें, हाउएवर इट वाज अल्फ्रेड वेगनर। वो कौन थे जिन्होंने ये बात सबसे पहले हमें बताई? तो वो अल्फ्रेड वेगनर थे। ये जर्मन मटीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा कि हु पुट फॉर्थ अ कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट कि ये कैसे हुआ है, कॉन्टिनेंट कैसे ड्रिफ्ट हो रहा है, कैसे एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो who put forth a comprehensive argument in the form of, और इस थ्योरी को उन्होंने क्या नाम दिया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और उन्होंने ये थ्योरी कब दी थी? तो 1912 में इस थ्योरी को दिया उन्होंने। दिस वॉज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट्स। और यही था कि उन्होंने बताया कि किस तरह से ये आपके ओशियंस बने हैं और कॉन्टिनेंट्स बने हैं और किस तरह से ये बटे हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेगनर अगर हम देखें तो ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास। और ये जो बहुत बड़ा मास था ना, ये वेगनर साहब ने कहा है कि जब सब ज्वाइंट था तो इसको नाम दिया था पेंजिया, और इसके ओवरऑल जो वाटर वाला पोर्शन था उसे कहा है पेंथलासा। तो ध्यान रखना, पहले था पेंजिया और पेंथलासा। पेंथलासा आपका ओशियन था बड़ा सा, और पेंजिया आपका लैंड कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट था। फिर वो क्या कहते हैं कि लगभग 200 मिलियंस एगो, 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ कि ये जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था ना, इसमें स्प्लिट आया, ये टूटने लगा। और पेंजिया जो था वो 2 हिस्सों में बटा है, जिसको हम कहते हैं, वो जो 2 हिस्से थे वो थे आपके लॉरेशिया और गोंडवाना। तो जो पेंजिया था वो टूटा और बना लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। और आपको शायद पता भी होगा कि इंडिया किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का, है ना। तो लॉरेशिया और जो गोंडवाना लैंड है ये फॉर्म करते थे, मतलब लॉरेशिया जो था वो नॉर्दर्न वाला पार्ट था और जो गोंडवाना है वो साउथ वाला पार्ट था। तो सदर्न कंपोनेंट को हम कहते थे गोंडवाना लैंड। तो सब्सिक्वेंटली फिर क्या हुआ, लॉरेशिया एंड जो आपका गोंडवाना लैंड है इनमें भी ब्रेक होने लग गया और ये छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में आपका टूट गया। ठीक है, तो स्मॉलर कॉन्टिनेंट जो आज आपके टूट के बने हैं वो इन्हीं दोनों से टूट के बने हैं। तो ये कह रहे हैं कि बहुत से वैरायटी ऑफ एविडेंसेस हैं जो आपको ये पता लगाते हैं या आपको ये बताते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है ये वाकई हुआ है, वो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए अब हम कह रहे हैं कि भाई इसको थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत से आपके जो है एविडेंसेस हैं, तो उन एविडेंसेस की बात कर लेते हैं। तो एविडेंसेस में अगर हम देखें तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जिग्सॉ फिट। आपने बच्चों की गेम देखी होगी, जिग्सॉ फिट होता है जिसमें कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स को ऐसे फिट करना होता है ना। तो वही जिग्सॉ यहाँ पर यूज हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जब वो अफ्रीका के और साउथ अमेरिका के, तो जो आपका अफ्रीका और साउथ अमेरिका जब इसको आप ज्वाइन करते हैं, इसकी शोर लाइन को एक दूसरे की तरफ जब ले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल उसमें फिट हो गया है। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं कि अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर हैव अ रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच। इट मे बी नोटेड दैट अ मैप प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कि भाई एक मैप बनाया गया कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज करते हुए, और उसने क्या पाया कि जो आपका अटलांटिक का मार्जिन है वो पूरा क्या है, बिल्कुल बेस्ट फिट हो रहा है। और ये किसने दिया था कि सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू ये जो मैप दिया था ये आपके दिया था बुलार्ड ने। और ये बुलार्ड ने कब दिया? तो 1964 में। तो यही जो है ये मैप आपको प्रूव करता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट थ्योरी है। लेकिन ये जो मैच किया है ना शोर लाइन को, ये इन्होंने क्या है, समुद्र की गहराई को किसमें नापते हैं? फैदम में। तो कह रहे हैं 1000 फैदम लाइन पे इस शोर लाइन को मैच करके देखा गया है। ठीक है, मतलब काफी गहराई पे जाके किया गया है। ओके, तो चलते हैं आगे, बात करते हैं कि दूसरा एविडेंस क्या है। तो दूसरा एविडेंस है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन, मतलब ओशियन के दोनों तरफ, मतलब एक तरफ इस साइड देखें और दूसरी साइड देखें, अपोजिट साइड्स में भी जब देख रहे हैं तो हमें जो रॉक्स मिलती है ना, उनकी जब हम डेटिंग करते हैं तो वो सेम एज की हैं। तो चलिए जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड से जो कि डेवलप हुई थी रिसेंट पीरियड में, वो क्या बताती है, हैव फैसिलिटेटेड को रिलेटिंग द रॉक फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, कि आप डिफरेंट कॉन्टिनेंट से रॉक ले रहे हैं, लेकिन वो जब आप उसकी डेटिंग करते हैं तो क्या पता चलता है कि वो सेम पीरियड की हैं, रही हैं। और जबकि वो कितना, मतलब आपका गहन कितना समुद्र एक दूसरे से कितना दूरी पर होता है, और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जब आप उठा रहे हैं तो इतनी दूरी के भी जब रॉक्स है तो वो सेम एज के, तो पता क्या चलता है कि कभी ना कभी ये सेम रहे होंगे। तो वो कह रहे कि हमने कहाँ का देखा, तो कह रहे बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स, मतलब आज से 2000 मिलियन साल पहले के जब आप देख रहे हैं रॉक को, तो वो कहाँ की ले रहे हैं, तो ब्राजील कोस्ट की। ब्राजील कहाँ है? साउथ अमेरिका में। और वो मैच किससे कर रही है, तो वो वेस्ट अफ्रीका से मैच कर रही है। तो मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका।
अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर ऑफ जुरासिक एज। तो ये दोनों जो है किस एज के हैं, तो ये दोनों जो है जुरासिक एज के ही हैं। तो इससे हमें पता चलता है, दिस सजेस्ट दैट द ओशन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम, कि उस टाइम पर ओशियन नहीं था, ये दोनों क्या थे, सेम लैंड का पार्ट थे। बात करते हैं तीसरे एविडेंस की, जो कि है टिलाइट्स। क्या है, टिलाइट्स। तो टिलाइट्स के बारे में अगर हम देखें तो टिलाइट्स क्या है ना, कि आपके जो सेडिमेंट्स होते हैं, ग्लेशियल सेडिमेंट्स, मतलब जो देखिए जो रॉक्स होती हैं, वो जो डिपॉजिट है सेडिमेंट्री रॉक्स का, वो आपको कहाँ मिला, जो ग्लेशियर्स डिपॉजिट करके रखती हैं, और वो जब आप देखते हैं तो वो आपको मिले गोंडवाना सिस्टम में। तो एक में जैसे इंडिया में सपोज मिला, तो वो बाकी कह रहे हैं कि 6 अदर जगहों पे भी मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बाकी की 6 जगह और इंडिया का भी सेम पार्ट रहे होंगे, है ना। तो चलिए जरा देख लेते हैं कि इट इज द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर। तो ये सेडिमेंट्री रॉक बनाया किसने है, ग्लेशियर्स के डिपॉजिट से बना है, और ये जो मिला कहाँ, तो गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स में, कहाँ के, इंडिया के, जो कि आपको उसके साथ साथ उसके काउंटर पार्ट 6 डिफरेंट लैंड मासेस में भी मिला है ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर के ही 6 डिफरेंट लैंड मासेस में भी आपको उसी तरह का ग्लेशियर एविडेंस मिलता है, सेडिमेंट मिलता है। तो हम उसे जब चेक करते हैं या उसकी जब डेटिंग करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि ये सभी कभी एक रहे होंगे। तो चलिए जरा देख लें कि द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया is known to have its counterpart in 6 different land masses of the southern hemisphere। तो एट द बेस में हमने क्या देखा कि सिस्टम हैज थिक टिलाइट्स, की इन सभी 6 डिफरेंट लैंड मासेस पे क्या था, टिलाइट्स थिक थे, जो इंडिकेट कर रहे हैं एक्सटेंसिव एंड प्रोलोंग ग्लेशिएशन, की काफी लंबे टाइम तक और काफी बड़ी जगह पर क्या रहा है, ग्लेशिएशन रहा है, मतलब बर्फ जमी पड़ी रही थी। काउंटर पार्ट कौन कौन से हैं वो इंडिया के, तो वो है आपका मेडागास्कर। सबसे पहले हम चलते हैं अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड आपको पता होगा साउथ अमेरिका के बिल्कुल साइड में ही है, यूके के कंट्रोल में है। और आपको मिलते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर भी अगर आपने अफ्रीका का मैप देखा है तो आपको पता होगा उसकी साइड में आपका मेडागास्कर पड़ जाता है। अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया में आपको ये सारी चीजें, ये टिलाइट्स आपको देखने को मिलती हैं, जैसी टिलाइट्स हमें इंडिया में मिली हैं। ठीक है, मैप के बारे में बता दूं अगर आपने नहीं देखा है तो कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, वो सब मैंने आपको वीडियो में बना के दिया हुआ है। लिंक मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर रख दूंगी, आप प्लीज़ उसे चेक करें और अपने कंट्रीज़ के बारे में जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं कि जो ओवरऑल रिजेंबलेंस है ना गोंडवाना टाइप के सेडिमेंट्स की, ये क्लियरली क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है, क्लियरली क्या बताती है कि दैट दीज लैंड मासेज हैड रिमार्केबली सिमिलर हिस्ट्रीज, कि इन सभी की कभी ना कभी क्या रही है, सिमिलर हिस्ट्री रही है, सभी कभी ना कभी क्या रहे हैं, एक जैसे रहे हैं, एक जगह पर रहे हैं। तो द ग्लेशियल टिलाइट्स प्रोवाइड्स अनएम्बिगुअस एविडेंस। यही जो ग्लेशियल टिलाइट्स है ना, ये मतलब एक ऐसा एविडेंस है जिसे आप डिनाई कर ही नहीं सकते, ऑफ पैलियोक्लाइमेटिक एंड ऑल्सो ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये पैलियोक्लाइमेटिक क्या होता है कि जब आप एक ही एज के किसी चीज़ की जब आप स्टडी कर रहे हो, क्लाइमेट की स्टडी कर रहे हो, तो क्लाइमेट से तो आपको इस बात का समझ में आ ही रहा होगा कि व्हाट इज क्लाइमेट, और पैलियोक्लाइमेट जब आप एक ही एज के क्लाइमेट की बात कर रहे होते हैं, एंड ऑल्सो ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यही टिलाइट्स आपको ये भी बताते हैं कि कॉन्टिनेंट्स क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप एग्जैक्टली मतलब देखना चाहते हैं पैलियोक्लाइमेटिक का, तो चलिए मैं ज़रा आपको एक बार दिखा दूं, क्योंकि ये मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर पहले से ही सर्च करके रखा हुआ है। तो चलिए ज़रा देखते हैं। आप भी इसी तरह से जब भी कुछ पढ़ें तो मैं चाहती हूँ कि सबके मीनिंग्स देखते चलें, क्योंकि हर टर्म का क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पैलियोमैग्नेटिक है यहाँ पर, पैलियोक्लाइमेटिक मैंने यहाँ पर सर्च चलिए नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप देख लेना, क्योंकि पैलियोक्लाइमेटिक क्या होता है, पैलियोक्लाइमेटिक होता है कि जब हम एक ही टाइप के क्लाइमेट की, जब एक ही एज के क्लाइमेट की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं आगे और हम देखते हैं कि ओवरऑल रिजेंबलेंस ऑफ द गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट, ये हम आगे अभी पढ़ चुके हैं कि वो हमें ये बताता है कि इन सभी की कभी ना कभी सेम हिस्ट्री रही है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एविडेंस पे, जो कि बताता है प्लेसर डिपॉजिट। अब देखिए प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है कि कहीं पर भी आपको कोई चीज़ मिलती है, कोई एलिमेंट मिल रहा है, या कुछ जैसे यहाँ पर गोल्ड की बात की गई है, तो अगर आपको कोई मिनरल मिल रहा है, कोई जैसे गोल्ड मिल रहा है, तो गोल्ड जब मिल रहा है तो वो क्या है, कहीं ना कहीं से तो निकल के आया है ना अर्थ से,
तो वो जहाँ से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, वेन। तो जहाँ से निकला, मान लीजिए मुझे यहाँ पर गोल्ड दिखाई दे रहा है इस जगह पे, तो वो कहीं वेन से ही निकला होगा ना। तो ये कह रहे हैं कि जो डिपॉजिट है गोल्ड का वो तो हमें घाना में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी वेन वहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वेन कहाँ है, कहीं और है। और वो वेन हमें कहाँ दिखाई देती है, तो उसकी वेन हमें ब्राज़ील में दिखाई दे रही है। ब्राज़ील आपको पता है साउथ अमेरिका का पार्ट है, और जो घाना है वो क्या है, तो वेस्ट अफ्रीका में पड़ रहा है। घाना, टोगो, बेनिन है ना, एक लाइन में सारी कंट्रीज हैं, तो ये आपका वेस्ट अफ्रीका में पड़ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपके जो प्लेसर डिपॉजिट है वो है आपके अफ्रीका में, और उसकी जो वेन है वो कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में। तो सिंपल सी बात क्या है कि वेन कहीं, डिपॉजिट कहीं, इससे भी हमें साफ पता चलता है कि ये कभी ना कभी तो सेम रहे होंगे, तभी तो उस वेन से निकल के वो चीज बाहर आई है ना। तो बात करते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स की, कि अक्रेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, कि आपके रिच प्लेसर डिपॉजिट आपको कहाँ मिलते हैं, आपके मिलते हैं घाना कोस्ट पे। एंड द एब्सोल्यूट एब्सेंट ऑफ सोर्स रॉक, कि उसकी वो किस रॉक से निकला है ये आपको पता ही नहीं चलता, वहां पर वो उसका सोर्स है ही नहीं। इन द रीजन इज एन अमेजिंग फैक्ट, ये एक अमेजिंग फैक्ट है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या, कि यहाँ ये तो कुछ मतलब अलग हुआ है। तो गोल्ड बियरिंग वेन्स जो हैं वो कहाँ पर है, वो है ब्राजील में। एंड इट इज ऑब्वियस दैट द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ द घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड, कि जब ये कभी साथ रही होंगी, हाँ ना, तो तब क्या हुआ होगा कि वहाँ ब्राज़ील से, वेन से वो निकली होंगी और घाना के पास आके जमा हुई होंगी। तो ये एक आपको एविडेंस मिला है। इसके बाद हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स की बात करते हैं, कि आपके जो फॉसिल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हैं, और वो आइडेंटिकल है, मतलब जो किसी एक रीजन में मिला और किसी दूसरे रीजन में भी मिल रहा है, और वो सेम है, सेम टाइम का है, तो उससे भी क्या पता चलता है कि ये कभी सेम एज के रहेंगे। चलिए ज़रा बात कर लेते हैं। यहाँ पर वैसे लेमूरिया और मीजोसॉरस की बात की गई है, कि आपको एक ही रीजन में दिखाई दे रहा है, और उसके साथ वाले रीजन्स में जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हैं वो दिखाई दे रहा है। तो इससे भी हम पता लगाते हैं कि सेम एज के जानवर हैं, तो कभी ये साथ ही रहे होंगे। तो चलिए ज़रा देखते हैं। When identical species of plants, मतलब एक जैसे प्लांट्स या एनिमल्स अडेप्टिंग टू लिविंग ऑन लैंड, कि जो एक ही जैसी जगह पर रहने के हैबिचुअल होते हैं, उन्होंने वही अडेप्ट किया होता है कि हम इस तरह के क्लाइमेट में रह सकते हैं, लैंड पे या फ्रेश वाटर के, आर फाउंड ऑन ईदर साइड, वो मिले कहाँ हैं, दोनों साइड पे मिले हैं, ऑफ मरीन बैरियर। मरीन बैरियर के जब वो दोनों साइड में मिलते हैं तो इससे भी क्या होता है, अ प्रॉब्लम अराइजेज रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कैसे हो गया, एक यहाँ, ये कैसे हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन दैट लेमूर्स अकर इन इंडिया, कि जो लेमूर्स आपके इंडिया में हैं वही आपको मेडागास्कर में भी दिखाई दे रहे हैं, वही आपको अफ्रीका में भी दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, लेट सम टू कंसीडर अ कंटिग्यूअस लैंडमास लेमूरिया, तो इससे ये पता चलता है कि ये कंटिग्यूअस लैंडमास रहा था लेमूरिया, लिंकिंग दीज 3 लैंड मासेज, और जो कि इनके बीच में एक लिंक बना रहा है लैंड मासेज के। वहीं बात करते हैं मीजोसॉरस की, तो ये मीजोसॉरस क्या है, ये स्मॉल रेप्टाइल है। क्या है, स्मॉल रेप्टाइल है। तो ये रेप्टाइल की खास बात क्या है, अडेप्टेड टू शैलो ब्रैकिश वाटर, जो कहाँ है, शैलो ब्रैकिश वाटर में होता है। शैलो मीन्स जो ज़्यादा गहरा ना हो, उथला पानी जिसे कहते हैं। द स्केलेटन ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन 2 लोकेलिटीज, इनके जो स्केलेटन है ना वो आपको 2 लोकेलिटीज में मिलते हैं। एक तो सदर्न केप प्रोविंस, और ये सदर्न केप प्रोविंस कहाँ है, तो ये है आपका साउथ अफ्रीका में, और दूसरा आपको मिलता है ब्राज़ील में, और ब्राज़ील के कहाँ पे, इरेवर फॉर्मेशन ऑफ ब्राज़ील में। तो ये जो 2 लोकेलिटीज़ हैं प्रेजेंटली अभी से मतलब एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और इसका मतलब क्या है कि कभी ना कभी तो ये सेम रहे होंगे, तभी तो वहाँ पर सेम आपके एज के जानवर में आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, रेप्टाइल दिखाई दे रहा है। तो यही थे आपके कुछ एविडेंसेस। तो इन एविडेंसेस में हमने किस किस की बात की, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि हमने सबसे पहले कि मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स की, जिसमें जिक्सॉ थ्योरी की हमने बात की थी कि सब एक दूसरे में फिट हो रहे हैं। फिर हमने बात की थी रॉक ऑफ सेम एज की, कि एक ही एज के आपको रॉक्स जो हैं आपके 2 डिफरेंट रीजन्स में मिल रहे हैं ओशियंस के। और तीसरा हमने किया टिलाइट्स का, जो कि ग्लेशियल, जो सेम ग्लेशियल एज की जो सेडिमेंट की रॉक है वो आपको डिफरेंट जगहों पे मिल रही है। फिर हमने प्लेसर डिपॉजिट की बात की थी कि डिपॉजिट तो कहीं मिल रहा है और वेन्स कहीं पर हैं। और इसके बाद हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, कि एक ही एरा के जानवर आपको डिफरेंट लैंड्स पे मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये आपके एविडेंसेस हैं, जिससे आपको पता चलता है कि क्या, कि आपका जो पूरा ये जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है ये कभी ना कभी एक जैसा रहा होगा। ओके, तो चलते हैं आगे और बात करते हैं
फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। अब हमने ये तो कह दिया कि भाई आपका जो कॉन्टिनेंट था वो कभी एक था, फिर दो में टूटा, फिर डिफरेंट डिफरेंट आपके कॉन्टिनेंट्स में टूट के बन गया है, पर कौन सी फोर्स थी जो ये काम कर रही थी जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट इतने बड़े बड़े आपके क्या हुए, अलग हो गए हैं। तो चलिए जरा बात कर लेते हैं। तो इसका भी इलाज आपको वैगनर साहब ने बताया है। उन्होंने क्या कहा है, वैगनर कहते हैं कि मूवमेंट जो है, ये जो मूवमेंट हुआ है या ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट हुआ है, ये किस वजह से हुआ है, तो ये हुआ है पोल फ्लीइंग फोर्स की वजह से, और दूसरा है टाइडल फोर्स। दो हैं, पोल फ्लीइंग फोर्स और दूसरा है टाइडल फोर्स। अब जरा देख लेते हैं कि ये क्या है पोल फ्लीइंग फोर्स। तो पोल फ्लीइंग फोर्स क्या है, ये आपकी रिलेट करती है या ये संबंधित है किससे, और अर्थ की रोटेशन से। अर्थ की रोटेशन की वजह से ये कहते हैं कि क्या है कि आपके अर्थ पे एक बल्ज आ गया है, और बल्ज आने की वजह से आपका इक्वेटर जो है वो बड़ा हो गया है, समझ रहे हैं। तो जब इक्वेटर आपका बड़ा है, अर्थ ऐसे बल्ज आ गया है, तो फिर उसी फोर्स की वजह से आपके कॉन्टिनेंट्स भी अलग हो गए। एंड दूसरा ये कहते हैं कि टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स की वजह से आप जानते हैं आपके अर्थ पे क्या हुआ है कि आपके टाइड्स आते रहते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जब टाइड्स आ सकते हैं, ये एक दूसरे को इतना वाटर को पुल कर सकता है इतनी दूर से, तो इसने कभी ये फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि इसने कॉन्टिनेंट्स को भी अलग कर दिया है। तो चलते हैं ज़रा देख लेते हैं कि वैगनर साहब आपके क्या कह रहे हैं। तो द पोलर फ्लीइंग फोर्स रिलेट्स टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, कि पोलर फ्लीइंग फोर्स किससे रिलेटेड है, रोटेशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड है। You are aware of the fact that the earth is not a perfect square। आपको पता है कि अर्थ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। It has a bulge at the equator, इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज है, थोड़ा ऐसे निकला हुआ ना। दिस बल्ज इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। ये बल्ज क्यों आया है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से आया है। द सेकेंड फोर्स, जो दूसरी फोर्स है वो कौन सी है, वो वैगनर साहब कहते हैं कि वो है टाइडल फोर्स, ड्यू टू द अट्रैक्शन। अब टाइडल फोर्स क्या होता है, मून और सन के अट्रैक्शन की वजह से ये टाइड्स आपके ओशंस वाटर में आते हैं, है ना, ये तो हम जानते हैं। तो वैगनर साहब का ऐसा मानना है कि ये जो फोर्सेस हैं ये इतनी इफेक्टिव थी मिलियन ईयर्स पहले, और मतलब काफ़ी मिलियन ईयर्स पहले, कि ये फोर्स इतनी लगी कि आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अलग हो गए। हाउएवर मोस्ट ऑफ स्कॉलर्स कंसीडर्ड दीज फोर्सेज टू बी टोटली इनएडिक्वेट। वो कह रहे हैं नहीं जी, ये फोर्सेज इतनी एडिक्वेट नहीं है कि ये कॉन्टिनेंट्स को अलग कर दें, लेकिन वैगनर साहब ने ये कहा है, तो आप ये ध्यान रखें। तो चलिए ज़रा एक बार देख लेते हैं आपके पोलर फ्लीइंग फोर्स के बारे में। अगर आप देखिए गूगल पे क्या कहा है, तो पोलर फ्लीइंग फोर्स रिलेट्स टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, कि रोटेशन ऑफ अर्थ से जुड़ी हुई है ये। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हम जानते हैं। इसमें इक्वेटर पे एक बल्ज है, ऐसे करके फैला हुआ है ना, बल्ज आया हुआ है। दिस बल्ज इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जो रोटेट कर रही है, इसकी वजह से क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये आपके पोल से जितना आप इक्वेटर की तरफ जाते हैं उतना ये ज़्यादा है, ठीक है जी। वी मूव फ्रॉम पोल टूवर्ड्स द इक्वेटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम पोल टूवर्ड्स द इक्वेटर। हाँ बिल्कुल सही, कि भाई जितना हम इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, ये क्या है, ये बल्ज बढ़ रहा है, ये फोर्स है ये बढ़ रही है। तो चलिए हम चलते हैं आगे और बात करते हैं कि पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़, कि हमने ड्रिफ्ट की बात तो कर ली कि भाई आपके कॉन्टिनेंट्स में ड्रिफ्ट आया और ये थ्योरी दी गई, वैगनर साहब ने दे दी। उसके बाद क्या क्या स्टडीज़ हुई हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो उसके बाद उस टाइम पर क्या है, आपके जो मरीन का या मरीन लाइफ का या समुद्र का भी बहुत बड़ा रोल था, है ना। क्योंकि हम सिर्फ ऊपर से ही नहीं, आपके लैंड पोर्शन पे ही नहीं, हम जल में भी आपका ये युद्ध ने काफ़ी ज़्यादा इसने आतंक मचाया था। जल का भी यूज़ किया जा रहा था, ओशंस का भी यूज़ किया जा रहा था, सीज़ का भी यूज़ किया जा रहा था। तो जब हमने इसे यूज़ किया तो फिर लोगों में ये जिज्ञासा बढ़ी कि भाई नीचे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में जाने, और इनके बारे में स्टडीज़ बढ़ी और लोगों ने काफ़ी इसके बारे में स्टडी किया। तो क्या क्या स्टडी करके जाना, तो चलिए ज़रा पढ़ते हैं। सबसे पहले, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट for continental drift most of the evidence was collected from the continental areas in the form of distribution of flora and fauna or deposits like tillites। तो हम जानते हैं क्या कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे, तो ज़्यादातर जो आपके एविडेंसेस हैं वो कैसे कलेक्ट हुए, कि कहाँ पे कैसे पेड़ हैं, कहाँ पे कैसे पौधे हैं, कैसे टिलाइट्स हैं, कैसे डिपॉजिट्स हैं। लेकिन जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो उसके बाद कुछ डिस्कवरीज की गई, ठीक है जी, कुछ डिस्कवरीज हुई और उसकी वजह से नई इंफॉर्मेशन आपके जियोलॉजिकल लिटरेचर में ऐड हुई हैं।
पर्टिकुलरली द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ओशन फ्लोर। और ये इंफॉर्मेशन आई कहाँ से? तो ओशियन फ्लोर की मैपिंग की गई, जिसकी वजह से नए आयाम आपकी स्टडी को देखने को मिले। किसकी स्टडी को? कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन और कॉन्टिनेंट्स कैसे हुआ है। तो सबसे पहले इसमें जो दी गई आपके पोस्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वो थी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कौन सी थी? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये दी आपके आर्थर होम्स ने, और ये दी गई थी 1930 में। तो 1930 में जब ये डिस्कशन हुआ कि पॉसिबिलिटी है क्या कि कन्वेक्शन करंट ऑपरेट कर रहा है आपके मेंटल पोर्शन में। देखिए आपको पता होगा, हमने अभी लास्ट क्लास में ही या लास्ट जब हमारी वीडियो बनी थी उसमें ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हमारी जो अर्थ है उसमें सबसे पहले क्या है? क्रस्ट है, देन मेंटल है, और मेंटल का भी जो अपर वाला पार्ट है वो एस्थेनोस्फेयर है। एस्थेनोस्फेयर क्या है? सेमी मोल्टन अवस्था में है, सेमी मोल्टन स्टेज पे है। वो क्या है? तो लिक्विड जैसी स्टेज पे है, और उसी के ऊपर आपका जो क्रस्ट वाला पोर्शन है ना वो तैर रहा है। तो वही वो कह रहे हैं कि जो आपके मेंटल का ऊपर वाला पोर्शन है वो सेमी मोल्टन है, उसी के ऊपर आपका जो क्रस्ट है वो तैर रहा है। तो वो जो आपका लिक्विड वाला पोर्शन है ना, उसी में क्या है कि जितना वो गर्म होता जाता है, जितना जो गर्म वाला है वो ऊपर उठता है और वो फैलता है, और जैसे ही वो ठंडा होता है तो वो नीचे चला जाता है। तो ये एक कन्वेक्शनल करंट की थ्योरी बनती है, और वो इस तरह से पूरा ये आपका सर्कल बनता है। तो शायद मैं आपको समझाने में सक्षम हूं, तो मुझे बताएं कि क्या ये बात आपको समझ में आई। तो चलिए जरा देख लेते हैं कन्वेक्शनल थ्योरी को कि आपकी बुक क्या कहती है। कि आर्थर होम्स जो है वो क्या कह रहे हैं कि दीज करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू, अब ये करंट जनरेट क्यों हो रहे हैं? तो उसका रीजन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जिसकी वजह से थर्मल डिफरेंस आता है। मैंने कहा ना कि गर्म होगा वो ऊपर जाएगा, फैलेगा, ठंडा होगा और वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है, और ये हो कहाँ रहा है? तो भाई ये मेंटल पोर्शन में हो रहा है। अभी हमने देखा था क्या कि मेंटल का जो अपर वाला पार्ट है, मेंटल का अपर वाला जो लेयर है वो क्या है? सेमी मोल्टन अवस्था में है। तो वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं वहां पर थर्मल डिफरेंस आता है, और ये कन्वेक्शनल करंट की थ्योरी वहां पे चलती है। तो होम्स ऐसा कहते हैं, या ऐसा आर्ग्यू करते हैं दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट, कि यहां पर एक पूरा सिस्टम चला हुआ है इस तरह के करंट का पूरे मेंटल पोर्शन में। समझ रहे हैं? इस तरह से ये इस तरह से घूम रहा है। जो गर्म है वो ऊपर जाएगा, ठंडा होगा ऐसे करके फैलेगा, ठंडा होगा वो नीचे चला जाएगा। गर्म होगा, गर्म वाला ऊपर आएगा, ठंडा वाला ऐसे करके, ठीक है जी। गर्म ऊपर, ठंडा नीचे। तो ये पूरा इस तरह से ये बन जाता है, ओके। तो ये कह रहे हैं कि पूरे मेंटल में आपका यही चल रहा है। तो कह रहे हैं दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की गई है टू द इश्यू ऑफ फोर्स, कि फोर्स की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की गई है कि ये कौन सी फोर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ विच कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट, तो उस टाइम के जो मतलब कंटेम्प्रेरी मतलब उस टाइम के या समकालीन जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं? डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और इसी बेस पर वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को क्या करते हैं? वो डिस्कार्ड कर देते हैं कि भाई वो तो थ्योरी काम की नहीं है। बात करते हैं आगे मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, कि आपके ओशन फ्लोर की मैपिंग की गई है। तो चलिए जरा देखिए कि ओशन फ्लोर की जब हमने मैपिंग की तो हमने क्या पाया। तो डिटेल्ड रिसर्च ऑफ द ओशियन कन्फिग्रेशन रिवील्ड, तो जब हमने ओशियन के फ्लोर की डिटेल्ड रिसर्च की तो हमने क्या देखा? दैट द ओशियन फ्लोर इज नॉट जस्ट अ वास्ट प्लेन बट इट इज फुल ऑफ रिलीफ, की मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि बहुत दूरी तक फैला हुआ है, यहाँ पर क्या है? बहुत सारे रिलीफ फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो एक्सपेडिशंस टू मैप, जैसे जैसे आप मैप को देख रहे हैं, द ओशियनिक फ्लोर इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाले पीरियड में जब आप अपने ओशियनिक फ्लोर के मैप को देखते हैं तो इन रिलीफ्स को, जब आप ओशन फ्लोर के रिलीफ्स को देखते हैं तो वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? रिलीफ एंड इंडिकेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस, कि आपके ओशन फ्लोर के ऊपर भी माउंटेन्स हैं, ठीक है। मतलब हम सिर्फ यहाँ पर यही नहीं कि एवरेस्ट देख रहे हैं, हिमालय देख रहे हैं, या मतलब चोटियाँ देख रहे हैं, वहाँ पर भी क्या है? माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलती हैं। जैसे आप यहाँ पर खाई देखते हैं, इसी तरह से वहाँ पर भी डीप ट्रेंचेस आपको देखने को मिल रहे हैं, मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंट मार्जिन। और ये जो इस तरह के डीप ट्रेंचेस है ये कहाँ पर है? तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन वाले जगह पे के क्लोज पे ही आपको ये देखने को मिलते हैं। बात करते हैं मिड ओशियानिक रिज की। ये मिड ओशियानिक रिज क्या है? ये भी आपको जो मिलती है ये क्या है? तो मिड ओशियानिक रिज वर फाउंड टू बी मोस्ट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, कि वोल्केनिक इरप्शन की टर्म में अगर हम देखें तो ये क्या है? ये आपको रिज दिखाई देती है जहां पर क्या है? एक्टिवली हो रहा है, मतलब बार बार आपका वोल्केनो का इरप्शन होता जाता है, जिसकी वजह से ये एक आपकी रिज तैयार हो गई है। तो द डेटिंग ऑफ रॉक, अब आप क्या करते हैं कि ओशियन के जो क्रस्ट पे जब आप जैसे यहाँ पर मान लीजिए बीच में आपका यहाँ से वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, जब ये इरप्शन होता है ना तो ये इस तरह से फैलता है,
ओके, ये दोनों तरफ फैल के जा रहा है, तो ये एक तरह से प्लेट तैयार होती है, ऐसे करके फैलता है और प्लेट तैयार होती है। तो जब आप इसकी स्टडी करते हैं ना, तो आपको क्या पता चलता है कि जैसे मैं यहाँ से निकली यहाँ जाती हूँ, तो यहाँ पर सेम एज की रॉक है, इसे जितना दूर जाएंगे तो ये दोनों सेम एज की रॉक है, जितना दूर जाएंगे ये दोनों सेम एज की रॉक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि जितना मैं दूर जा रही हूँ ना, वो उतनी ओल्ड है, उतनी पुरानी है, जितना मैं रिज के पास हूँ वो नई रॉक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से नई रॉक और जितना आगे गई पुरानी रॉक, तो वो पुरानी वाली आपकी इस तरह से प्लेट आगे बढ़ती जाती है। ठीक है जी। तो डेटिंग ऑफ द रॉक्स फ्रॉम द ओशियनिक क्रस्ट, तो जब आप ओशियनिक क्रस्ट के रॉक्स की डेटिंग करते हैं तो वो क्या रिवील करती है? द फैक्ट दैट देयर आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल एरियाज। और अब आपको पता है यहाँ पर आपका एक्टिव वोल्केनो है, तो इरप्शन हो रहा है और यहाँ पे बन रही है प्लेट। तो ये वाली जो आप प्लेट देखते हैं ना, तो और आपके कॉन्टिनेंट के पास जो आपकी रॉक्स हैं उससे ये बहुत ज़्यादा नई हैं, यानी कि ये अभी बन रही हैं। तो रॉक्स ऑन ईदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ ओशियनिक रिज, तो ओशियनिक रिज क्रस्ट के दोनों साइड की जो रॉक्स हैं हैविंग इक्वी डिस्टेंस, जो आप सेम, जैसे आपका ये मान लीजिए ये रिज है, ठीक है, ये आपका रिज वाला एरिया है। ओके, तो इसके अगर मैं यहाँ और यहाँ सेम डिस्टेंस पे जब मैं देखती हूँ तो ये दोनों सेम एज की रॉक्स हैं। ठीक है, फ्रॉम द क्रेस्ट वर फाउंड टू हैव रिमार्केबल सिमिलैरिटीज, और इन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। तो बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर एज, की मतलब वो सेम चीज की बनी है, सेम मिनरल्स है और उसमें सेम एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और उसकी जो एज है वो भी सेम है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये काफी नई भी है और जस्ट अभी बन रही हैं और दोनों तरफ सेम एज की रॉक्स है। ठीक है, ये इस तरह से फैल रही है। बात करते हैं आगे कि ओशियन का जो फ्लोर है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। तो इन दिस सेक्शन वी शैल नोट अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू द ओशियन फ्लोर। तो ओशियन फ्लोर के बारे में हम कुछ चीजें जानते हैं। कॉन्फ़िगरेशन दैट हेल्प अस इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। इन चीज़ों को जब हम देखेंगे तो हमें आपके कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की जो वहाँ पर क्या है, किस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो देखने को मिलेगा। यू विल बी स्टडिंग द डिटेल्स ऑफ ओशन फ्लोर रिलीफ इन चैप्टर 13। बाकी इसके फ्लोर की क्या डिटेल्स है, कहाँ पर आपको जैसे कॉन्टिनेंटल बैलेंस शेल्फ देखने को मिलता है, फिर स्लोप देखने को मिलता है, फिर आपके अबिसनल प्लेन्स हैं, आगे जाएंगे ट्रेंचेस हैं, कहाँ पर आपका जो है मिड ओशियनिक रिज आएगी, उससे आगे, तो वो सारी चीज़ों की स्टडी हम चैप्टर 13 में करेंगे। ओके, द ओशन फ्लोर में बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिवीजन। आपका जो ओशन का जो फ्लोर है ना, उसको 3 मेजर सेगमेंट में हमने क्या किया है, बांटा है, बेस्ड ऑन द डेप्थ, कि कौन कितनी डेप्थ पे है इस बेस पे, एज वेल एज द फॉर्म ऑफ रिलीफ, कि वहां पर किस तरह का रिलीफ है, इस बेस पे भी हमने इसको बांटा हुआ है। तो ये जो डिवीजन है ना, ये क्या है, इनको हमने नाम दिया है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप सी बेसिन और मिड ओशियनिक रिज। क्या है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप सी बेसिन और मिड ओशियनिक रिज। अगर आपको दिख रहा हो तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहां मुझे डीपेस्ट ओशियन दिखाई दे रहा है, कॉन्टिनेंटल स्लोप दिखाई दे रहा है। सिंपल सा देखते हैं, अगर मैं यहां पर देखती हूं, ये सी लेवल है, ठीक है जी। यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं सबसे पहले जाऊंगी, मुझे दिखेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर मैं इससे नीचे आऊंगी, देन ये है स्लोप, ये वाला हिस्सा जो है ये है स्लोप, ये सीधे नीचे आ गया ना। शेल्फ क्या होता है, सिंपल सा अगर मैं यहां पर आपको बताना चाहूं, कोस्टल रीजन पे जैसे आप चल रहे हैं तो धीरे धीरे जब आप पानी की तरफ बढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि लगभग 1 डिग्री तक का जो है वो एंगल ऐसे करके नीचे झुकता जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। ठीक है जी, तो ये 1 डिग्री का एंगल होगा। आप ऐसे भी फील कर सकते हैं कि जितना आप पानी के अंदर जाएंगे ना, धीरे धीरे पानी आपके जैसे पहले घुटने तक आएगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा, कमर तक आया, और अब काफ़ी आगे जाओगे तो आप डूबने की अवस्था में आ जाते हैं। तो कह रहे हैं वो क्या है, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। वहाँ से फिर सीधे एक ऐसे करके स्लोप आता है, मतलब सीधे ऐसे करके जो लैंड है वो अंदर जाके वो झुक जाती है, उसे कहते हैं स्लोप। और फिर अब क्योंकि स्लोप सीधे ऐसे करके नीचे आया है, तो जितने भी आपके सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं वो नीचे वो जाके वो इकट्ठा कर देती है। तो जब वो इकट्ठा कर देगी ना, तो वो प्लेन रीजन बन जाएगा, उसे हम कहते हैं अबिसनल प्लेन। और वहीं पर फिर जो ट्रेंचेस आएंगे, और ट्रेंचेस से आगे जब हम जाएंगे तो वहाँ पर बहुत काफ़ी आगे जाके आपको शायद वो मिड ओशियनिक रिज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, और जो कि आपके लिए शायद जानना भी ज़रूरी था। हम चलते हैं आगे और बात करते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन की। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या है, देखिए सिंपल सी बात है कि आपका जो कॉन्टिनेंटल का शोर यानी कि किनारे वाला रीजन है, और जो डीप सी बेसिन है, उसके बीच का जो रीजन है उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो कह रहे हैं ट्रांजिशन, किसके बीच में ट्रांजिशन, ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन। ओके, हाँ, तो हम चलते हैं आगे, बात करते हैं दे इनको। अब ये जो हमने कह दिया कि भाई सिंपल सा हमने बोल तो दिया है कि भाई कॉन्टिनेंटल शोर
और डीप सी बेसिन के बीच के रीजन को हमने कह दिया कॉन्टिनेंटल मार्जिन। पर इसमें आ क्या कह रहा है, देखिए इसमें आ रहा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर है कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर है कॉन्टिनेंटल राइज एंड देन है डीप ओशियानिक ट्रेंचेस। ठीक है जी। फिर हम आगे चलें, ऑफ दीज द डीप ओशियानिक ट्रेंचेस आर द एरियाज, ये ट्रेंचेस कौन से एरिया विच आर ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट इज कंसर्न। तो यही आपको बताता है भाई ये जो डीप ओशियनिक ट्रेंचेस हैं ये वो एरिया हैं जिनको आप जानने में थोड़ा इंटरेस्टेड होंगे, जिससे आपको पता चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन के बारे में, और ये किससे जुड़े हुए हैं, तो ये कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए हैं। तो चलते हैं आगे और बात करते हैं कि अबिसिनल प्लेन की। अबिसिनल प्लेन क्या है, तो देखिए कॉन्टिनेंट जब वाला जो पार्ट है वो जैसे ही झुक के जाता है ना आपका शेल्फ और स्लोप नीचे, तो अबिसिनल प्लेन बन रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं, दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन्स, ये क्या है, प्लेन्स हैं। ये कहाँ लाई कर रहे हैं, तो ये लाई करते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशियानिक रिज के बीच में। मिड ओशियानिक रिज आपको शायद ध्यान होगा जहां पर आपका वोल्केनो का एरप्शन हो रहा था, है ना। तो द अबिसिनल प्लेन क्या है, ये वो एरिया है जहां पर कॉन्टिनेंट से जो भी सेडिमेंट्स जो हैं वो आपके ओशियन वाले पार्ट में आया है और सीधे स्लोप के पास से नीचे गया है और वहां पर जमा हो गया है, और जहां पर भी सेडिमेंट जमा होता है वहां पर वो प्लेन एरिया बना देता है। तो वही जो प्लेन एरिया आपके ओशियन के अंदर है उसे हम कह रहे हैं अबिसिनल प्लेन। बात करते हैं मिड ओशियानिक रिज की। देखिए ये काफ़ी अच्छा है, ज़रा मतलब वैसे तो सब कुछ ही अच्छा है ज्योग्राफी की बुक में, मुझे आपकी ये 11th की बुक बहुत इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि इससे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो चलते हैं और बात करते हैं मिड ओशियानिक रिज की। ये कह रहे हैं दिस फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड चेन, मतलब जो जोड़ती है, इंटरकनेक्टेड चेन का काम कर रही है ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशियन, कि ओशियन में ये एक माउंटेन सिस्टम क्रिएट कर रही है। कौन, मिड ओशियानिक रिज। इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन, ये क्या है, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के सरफेस पे ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। तो सबमर्ज अंडर द ओशियानिक वाटर, मतलब है तो लॉन्गेस्ट लेकिन ये सबमर्ज्ड है आपके पानी में। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट, की क्रेस्ट पे ना आपको एक रिफ्ट की तरह दिखाई देता है। अ फ्रैक्शनल प्लेट्यू एंड अ फ्लैंक जोन, आपको एक फ्लैंक सा जोन दिखाई दे रहा है और अलोंग इट्स लेंथ, कि जितना ये लंबा है ना इसकी लंबाई में आपको थोड़ा सा दिखता है, उठा हुआ पार्ट है, प्लेट्यू की तरह है, और वो आपको देखने को मिलता है। द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट, जब आप ये रिफ्ट सिस्टम को क्रेस्ट पे देखते हैं, ये वो जोन है जहां पर आपकी काफ़ी इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। तो कह रहे हैं कि प्रीवियस चैप्टर में आपने क्या देखा होगा, कि आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ वोल्केनोस के बारे में आपने पढ़ा था, उसी में हमने पढ़ा था मिड ओशियानिक वोल्केनोस के बारे में। ठीक है जी। तो बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, कि कहां पर आपके अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और कहां पर आपके वोल्केनोज आ रहे हैं। हमने ये तो कहते हैं मिड ओशियानिक रिज है, वोल्केनोज आ रहे हैं, पर वहीं पर क्यों आ रहे हैं। तो चलिए जरा आगे बात करते हैं। ये कहते हैं कि स्टडी द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी। जब हम मैप को स्टडी करते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में, हमें पता चलता है वोल्केनोज के बारे में, जो कि आपके फिगर 4.2 में दिया है, हम देख लेंगे आगे। आप वहां पर नोटिस क्या करते हैं, एक लाइन ऑफ डॉट्स, एक डॉट सी आपकी लाइन्स हैं जो कि सेंट्रल पार्ट में है, किसके, अटलांटिक ओशियन के सेंट्रल पार्ट में है। ओके, और ऑलमोस्ट वो पैरेलल जा रही है कोस्ट लाइन के। तो जहां जहां पर कोस्ट लाइन है उसके ठीक बिल्कुल सेंटर से आपकी जा रही है लाइन ऑफ डॉट्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इट फर्दर एक्सटेंड्स, ये फर्दर आपकी कहां तक एक्सटेंड होकर जा रही है, ये जा रही है इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन तक जाती है, देखिए अटलांटिक से चली इंडियन ओशियन तक पहुंची, और इंडियन ओशियन तक पहुंचने के बाद ये बाइफरकेट हो जाती है, दो में बढ़ जाती है, अ लिटिल साउथ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब यहां इन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो पार्ट है उसका छोटा सा वो आपके चला गया इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साउथ में। अब यहाँ पर अब इन्होंने बोल तो दिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया हमें पता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट कैसे कहते हैं। तो देखिए इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन सबको ना पॉलिटिकली कल्चरली एक जैसा माना जाता है और जोग्राफिकली एक जैसा फीचर्स इनके माने जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इन सबको ओवरऑल को मिला के क्या कहा जाता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो वही वो कह रहे हैं कि आपकी जो ये लाइन आपकी साउथ इंडियन ओशियन में गई, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पास गई और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साउथ में गई, और एक ब्रांच जो है वो मूव कर जाती है ईस्ट अफ्रीका की तरफ, और अदर जो है वो दूसरी जो है वो मीट करती है कहाँ पे, म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी की तरफ जाती है। अगर आपने मेरे साथ मैप किया हुआ है या मेरी मैप की वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको पता होगा कि न्यू गिनी कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट आपको ऊपर की तरफ आपको न्यू गिनी दिख जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं आगे। आपको कह रहे हैं यू विल नोटिस दैट दिस लाइन ऑफ डॉट्स कोइंसाइड्स विद द मिड ओशियानिक रिज, कि ये कोइंसाइड कर रही है मिड ओशियानिक रिज की तरफ जो है आपको एक उसी के साथ ये आपकी लाइन ऑफ डॉट्स भी जा रही है। आगे अगर हम देखें तो कह रहे हैं एक शेडेड बेल्ट भी है।
हमने एक तो डॉट्स वाली लाइन देखनी है और दूसरी देखनी है शेडेड बेल्ट। ये जो शेडेड बेल्ट है ना, ये क्या शो करती है, शोज अनदर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन कोइंसाइड विद द अल्पाइन हिमालयन सिस्टम। एक शेडेड बेल्ट है, ये दूसरे एरिया में कॉन्सेंट्रेट करती है, उसके साथ साथ जा रही है, और वो एरिया क्या है, तो वो है अल्पाइन सिस्टम का और रिम ऑफ या फिर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन का। तो अब मैं चाहूंगी कि एक बार आप अल्पाइन हिमालयन सिस्टम के बारे में देख लें। अल्पाइन बेल्ट या अल्पाइन हिमालयन जो बेल्ट है वो क्या है, तो वो है कह रहे हैं कि मोर रिसेंटली एंड रेयरली द Tethyan orogenic belt is a seismic and orogenic belt that includes an array of mountain ranges extending for more than 15,000 किलोमीटर। भाई ये उनसे मिलके बनी है जिनकी जो है 15,000 से ज़्यादा किलोमीटर से ज़्यादा की जो माउंटेन रेंजेस इससे ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं अलॉन्ग द सदर्न मार्जिन ऑफ यूरेशिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम जावा एंड सुमात्रा थ्रू द, मतलब आगे इससे जा रही है। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। अगर आपको ये मीनिंग समझ में आ गया हो तो देखते हैं अल्पाइन हिमालयन में क्या क्या आ रहा था। उसमें यूरेशिया में कॉकेसस माउंट्स ये सब उसमें एडेड थे। ठीक है, एल्प्स वेल्प्स सब इसमें आ रहे थे। तो अल्पाइन हिमालयन की तरफ से जा रही है और मिड जो पैसिफिक जो आपका एक तरह से पूरे पैसिफिक में ये पूरा एक तरह से गोला बनाती है, इसीलिए उसे कहते हैं रिंग ऑफ ओशियन। ठीक है, तो वहां तक जा रही है ये शेडेड बेल्ट। एक हमने देखी है डॉट वाली लाइन और दूसरी आपकी अल्पाइन हिमालयन पैसिफिक ओशियन की तरफ जा रही है। ठीक है, इन जनरल द फोकी आपको पता होगा अर्थक्वेक का जो फोकस होता है, जहां से अर्थक्वेक को हम सबसे पहले देखते हैं, जहां से हम फील करते हैं, तो वो जो फोकस पॉइंट है, एपिसेंटर एंड देन फोकस। तो ये फोकस की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि द फोकी ऑफ द अर्थक्वेक इन द एरियाज ऑफ मिड ओशियानिक रिजेस आर एट शैलो डेप्थ। कि मिड ओशियानिक रिज में जो आपके अर्थक्वेक्स आ रहे हैं ना, वो शैलो डेप्थ पे आ रहे हैं, ज्यादा गहराई से नहीं, बिल्कुल शैलो डेप्थ से आ रहे हैं। और जबकि अल्पाइन हिमालयन बेल्ट में जो आ रहे हैं और उसके साथ साथ रिम ऑफ पैसिफिक या रिंग ऑफ पैसिफिक में जो आ रहे हैं, तो वो जो अर्थक्वेक आते हैं वो डीप सीटेड होते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखना अल्पाइन हिमालयन और पैसिफिक में बेल्ट में जो आ रहे हैं वो क्या है, डीप सीटेड है। और वहीं जो अर्थक्वेक आपके किस में मिड ओशियानिक रिज में आ रहे हैं वो शैलो डेप्थ पे आ रहे हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है। तो चलते हैं आगे। मैप जो आपका वोल्केनोज का है वो आपको क्या बताता है, ये इसी तरह का पैटर्न दिखाता है कि रिम ऑफ पैसिफिक जो है इसको हम रिम ऑफ फायर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो ना हमेशा मतलब वोल्केनोज इरप्ट होते रहते हैं, तो वो एक तरह से लगता है जैसे कि फायर की रिंग है पूरी, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव वोल्केनोज इन दिस एरिया। बात करते हैं अब कि हमारा जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, क्योंकि जो सी का फ्लोर है ना वो स्प्रेड हो रहा है, तो ये क्या चक्कर है। तो उससे पहले मैं चाहूंगी कि हम ये मैप देख लें। आपको ध्यान होगा हमने जस्ट अभी पढ़ा है क्या कि अटलांटिक के पास, तो आपको पता होगा अटलांटिक कहाँ है, अटलांटिक ये रहा आपका अटलांटिक, यहाँ पर ये डॉट्स वाली लाइन है ना। फिर हमने ये कहा था ये यहाँ से है, यहाँ ऐसे गई है। रिंग ऑफ फायर जो है वो पैसिफिक वाली, ये आपको ये दिख रही होगी रिंग ऑफ फायर। ओके, डीप अर्थक्वेक्स कहाँ आते हैं, तो ये जो डार्क वाला शेडो, ये डार्क वाला जो रीजन है ये, ठीक है, ये वाला रीजन था ना अल्पाइन हिमालयन वाला जहां पर आपके आ रहे थे। ठीक है, एंड एक आपका ये वाला रीजन है। फाइन, ठीक है। हॉटस्पॉट्स देख लिए वोल्केनो इरप्शन, तो ये आपका छोटे छोटे डॉट्स में हो ही रहा है। हॉटस्पॉट है ये आपके बड़े बड़े जो डॉट्स है ना, ये हॉटस्पॉट है, यहां पर होता रहता है। शैलो वाटर वाला ये है, ये देख रहे हैं छोटे छोटे ग्रे वाले जो हैं, ये हाँ शैलो वाटर वाले। ना याद हो तो ध्यान देना इधर कि डीप सीटेड अर्थक्वेक जो थे वो आपके पैसिफिक में आ रहे थे और अब अल्पाइन हिमालयस में आ रहे थे, और आपके जो शैलो वाटर वाले आ रहे थे वो कहां पर आ रहे थे, मिड ओशियानिक में। मिड ओशियानिक में आपके शैलो वाटर वाले आ रहे हैं, मतलब शैलो जो ज़्यादा गहराई में नहीं है, मिड ओशियानिक में। और बाकी जो है आपका अल्पाइन में और आपके पैसिफिक में वो कौन से हैं, तो वो हैं आपके डीप सीटेड वाटर वाले। तो चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, कि आपका जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है। तो देखिए अभी हमने किसकी बात की थी, कन्वेक्शनल करंट वाली बात की थी ना, कि जो आपका सेमी मोल्टन अवस्था में है तो पहले वो हीटअप होता है रेडियो एक्टिव की वजह से, और वो गर्म होगा, और गर्म होगा तो ऊपर जाएगा, एंड देन वो ऊपर जाके वो फैलेगा ठंडा होगा और सबसीड करेगा। तो इस तरह से पूरा एक सर्कल बनता है। तो चलिए अब जरा देख लेते हैं कि इस तरह से वो क्या कह रहे हैं कि अगर वो सी फ्लोर आपका स्प्रेड हो रहा है तो कहीं तो कुछ एक अगर ओशियन में स्प्रेड हो रहा है तो कहीं तो कुछ घटना भी चाहिए था ना, पर घटता नहीं है। तो ये क्या चक्कर है, तो वो कुछ नहीं है,
आपके कहीं पर ये बन रही है प्लेट और कहीं पर जो है वो सबसीड करती है, ठीक है। तो वो चलिए ज़रा अब इनको चेक कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो एज मेंशन्ड अबव द पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज प्रोवाइडेड कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन दैट वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ वैक्ट। वही हमें यहाँ पर बहुत सारी जो पोस्ट आपकी जो स्टडी की गई वर्ल्ड वॉर के, तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो वैगनर के टाइम पर नहीं थी, और उसी की वजह से हमने क्या किया, हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी को क्या किया है, छोड़ के हम आगे बढ़े हैं। तो हम देखें फिर, particularly the mapping of the ocean floor and paleomagnetic studies of rocks from oceanic regions revealed the following fact, कि भाई हमने जब ओशन फ्लोर की स्टडी की और हमने जब पैलियोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह की जो हमने स्टडी की है, एक एरा की एक टाइम की, तो हमें क्या पता चलता है, तो हमें क्या पता चलता है, सबसे पहला फैक्ट कि इट वॉज रियलाइज दैट ऑल अलोंग द मिड ओशियनिक रिज, की पूरे मिड ओशियनिक रिज के पास वोल्केनो इरप्शन हो रहा है। वो कॉमन है, ये कॉमन फेनोमेना है, वहाँ पर होता ही रहता है, और इसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ जो लावा है वो वहाँ पर आ रहा है आपके सरफेस ऑफ एरिया पे, एरिया के ऊपर आपके आता है। और सेकंड फिर क्या है कि रॉक्स जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे, जब हम ये सरफेस पे आपके लावा आ रहा है और वो इस तरह से फैल रहा है, तो इक्वी डिस्टेंस पे हम जब देखते हैं दोनों साइड में ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द मिड ओशियनिक रिज शोज रिमार्केबल सिमिलैरिटीज, दोनों में क्या है, काफी सिमिलैरिटीज है इन टर्म ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन की, वो दोनों एक ही टाइम पर बनी है, केमिकल कंपोजिशन दोनों का सेम है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो दोनों की सेम है, दोनों तरफ की रॉक्स की। ओके, रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशियनिक रिज, जो आपके मिड ओशियनिक रिज के पास जो रॉक्स मिलती हैं, नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर द यंगेस्ट, उनकी पोलैरिटी नॉर्मल है और वो यंगेस्ट हैं, और एज ऑफ जो रॉक है ना वो जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं वो क्या है, वो बढ़ती जाती है उनकी एज भी। मैंने अभी आपको बताया था कि वहाँ से वोल्केनो इरप्शन होता है, दूर जाता है, ऐसे ऐसे जाता रहता है, और जितना आप दूर का देखोगे स्टडी करोगे उतना वो उसकी एज बढ़ती जाती है। ठीक है जी, बात करते हैं कि ओशियनिक क्रस्ट जो है ना रॉक्स आर मच यंगर, वो ज़्यादा यंग है अगर आप उसे कंपेयर करते हैं कॉन्टिनेंटल रॉक से। अगर हम एज की बात करें तो जो ओशियनिक क्रस्ट पे जो आपको रॉक्स मिल रही हैं वो लगभग 200 मिलियन ईयर्स पुरानी ही हैं, वहीं अगर आप कॉन्टिनेंटल रॉक्स को देख रहे हैं तो वो 3200 मिलियन ईयर्स पुरानी है। तो देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा गैप देखने को आपको मिलता है इन दोनों की एज में। तो सेडिमेंट जो आपको ओशियन फ्लोर पे दिखाई दे रहे हैं ना वो बहुत थिन है, अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन आपको लेयर दिखाई देती है ओशियनिक फ्लोर पे। तो साइंटिस्ट वर एक्सपेक्टिंग इफ द ओशियन फ्लोर वर एज ओल्ड एज द कॉन्टिनेंट, तो साइंटिस्ट ने सोचा भाई इनकी इतनी थिन लेयर क्यों है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये उतनी ही पुरानी होती जितनी कॉन्टिनेंट है तो शायद ये भी उसी टाइम की अगर होती तो ये भी मोटी होती, उतने लंबे ड्यूरेशन से अगर ये बन रही होती तो साइंटिस्ट वर एक्सपेक्टिंग इफ द ओशियन फ्लोर्स वर एज ओल्ड एज द कॉन्टिनेंट to have a complete sequence of sediments for a period of much longer time duration. However, nowhere was the sediment column found to be older than 200 million years. लेकिन जहां पर भी हम ओशन फ्लोर की स्टडी कर रहे हैं ना, कहीं पर भी हमें 200 मिलियन से ज़्यादा पुरानी रॉक्स ओशंस में नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि ये नई है, यंगर है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल रॉक्स। बात करते हैं डीप ट्रेंचेस की, तो डीप ट्रेंचेस क्या है, हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंस वाइल इन द मिड ओशियनिक एरियाज। तो मिड ओशियनिक रिज वाला जो आपका एरिया है तो वहां पर आप कह रहे हैं कि जो डीप ट्रेंचेस वाला जो है वहां पर जो आपके अर्थक्वेक्स आते हैं वो आपको जो अर्थक्वेक का फोकी पॉइंट है वो शैलो डेप्थ में आपको दिखाई देगा। मतलब डीप ट्रेंच की तरफ जो अर्थक्वेक आ रहा है वो काफी डीप से आ रहा है और आपके जो मिड ओशियनिक रिज के पास जो आ रहा है वो शैलो डेप्थ से आ रहा है। ठीक है जी, दीज फैक्ट्स एंड अ डिटेल्ड एनालिसिस, आप जब इन फैक्ट्स को देखते हैं और काफ़ी डिटेल में जब इनको एनालिसिस करते हैं और इनकी जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की आप जब एनालिसिस करते हैं रॉक्स की, मतलब दोनों साइड के मिड ओशियनिक रिज के दोनों साइड की, तो हेस ने क्या पाया इन 1961 उन्होंने ये स्टडी की थी अपने हाइपोथेसिस के लिए जिसको कहा जाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। उनके हाइपोथेसिस को क्या कहा जाता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि हेस आर्ग्यूड दैट कांस्टेंट इरप्शन एट द क्रेस्ट, कि आपके ओशियनिक रिज के क्रेस्ट के पास जो ये कांस्टेंट इरप्शन हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉजेज द रप्चर ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट एंड द न्यू लावा वेजेस इनटू इट। तो मतलब पुराने वाला दब रहा है, नए वाला आता जा रहा है और वो क्या हो रहा है, बनता जा रहा है और ये पुश करता है ओशियनिक क्रस्ट को दोनों तरफ। मतलब नया लावा आया और उसने ऐसे करके पुश किया, पुराने वाले को आगे पुश किया। ओके, और ये प्रोसेस दोनों तरफ चल रहा है मिड ओशियनिक रिज के। तो ओशियनिक फ्लोर थर्स स्प्रेड, अब जब ऐसे करके लावा आएगा ऐसे फैल रहा है, ऐसे लावा आएगा फैलेगा, तो ये क्या है, ये
क्रस्ट को बना ही रहा है ना, तो क्रस्ट को बना रहा है तो वो फैलता भी जा रहा है क्रस्ट। तो यंगर एज जो है ना आपके ओशियनिक क्रस्ट की, वो आपको देखने को मिलती है बिल्कुल आपके ओशियनिक रिज के पास, एज वेल एज द फैक्ट दैट द स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशियन डज नॉट कॉज द श्रिंक ऑफ द अदर। मतलब आपके मिड ओशियनिक रिज में ठीक है आपकी नई प्लेट बन रही है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि दूसरे ओशियन का जो साइज है वो छोटा हो रहा है, ठीक है। तो इससे हेस ने क्या पाया, हेस साहब ने ये सोचा कि ये जो ओशियनिक क्रस्ट है ना, एक तरफ बन रही है और दूसरी तरफ कंज्यूम हो रही है, खत्म हो रही है। तो ही फर्दर मेंटेन, उन्होंने आगे क्या कहा कि ओशियन फ्लोर दैट गेट पुश्ड, ये जो आपका पुश होके आगे जा रहा है ना ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन एट द क्रेस्ट, सिंक डाउन, ये आगे जाके नीचे सिंक कर जाता है एट द ओशियनिक ट्रेंचेस, और ये सिंक करके कहाँ जा रहा है, ट्रेंचेस में जा रहा है और वो वहां पर खत्म हो जाता है। तो ये आप यहाँ पर शायद समझ पाए, ये फिगर देख रहे हैं आप, ये हाँ ये यहाँ से निकला, यहाँ से स्प्रेड हो रहा है, ट्रेंच की तरफ गया और यहाँ पे ये ऐसे करके सबडक्ट कर गया, ओके। सेम इधर भी है, यहाँ ऐसे गया, इधर से फैल रही है, ये ऐसे करके बनी आपकी ओशियनिक प्लेट और ये इस तरह से इधर नीचे सबसीड कर गई, ट्रेंच में ये सबसीड कर जाती है, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा ऐसे बनती है और सबसीड कर जाती है, इसीलिए बेशक से यहाँ पर आपका ये फैल रहा है लेकिन ये नीचे सबसीड कर जा रहा है, इसीलिए दूसरे वाला ओशन आपका श्रिंक नहीं कर रहा है, ओके। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना आपका ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, ये डिपिक्ट करता है आपका फिगर 4.3 में, जो कि हमने अभी देखी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो इसी में ये डिपिक्ट कर रहा है कि कैसे ये बन रही है और कैसे ये इस तरह से ऐसे डूब रही है। बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की। हमने ठीक है ओशियन फ्लोर देख लिया, वहां पर आपके वोल्केनोज इरप्शन हो रहे हैं, सी फ्लोर बन रहा है एंड देन डूब जा रहा है। अब प्लेट्स की बात करते हैं कि ये प्लेट्स का क्या चक्कर है, प्लेट्स क्यों मूव कर रही हैं। तो कहते हैं सिंस द एडवेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कि जब हमने ये खोज की, हमें ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी के बारे में पता चला, तो हमारा इंटरेस्ट जागा क्या, कि द इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, कि आपके ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये ओशियंस का, ये कॉन्टिनेंट्स का। हमने फिर इसको रिवाइव किया और 1967 में ये रिवाइव हुआ था। मैकेंजी और जो आपके पार्कर थे, जिन और इनके साथ साथ जो आपके मॉर्गन हैं, उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली कलेक्ट किए आपके कुछ आइडियाज़ को, मतलब कलेक्ट करके और हमें बताया है, एंड केम आउट विद अनदर थ्योरी। तो वो अनदर थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी इन तीनों ने अपनी दी, किस किसने, मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन। मैं नाम आपको बताना चाह रही थी, मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन जो थे, इन्होंने आपके प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी दे दी है। तो चलिए जरा प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी भी देख लेते हैं। इसे टेक्टोनिक प्लेट या लिथोस्फीयर प्लेट भी कहा जाता है। ये मासिव प्लेट है, इरेगुलर शेप है इसकी, एक स्लैब की तरह, और सॉलिड रॉक है, जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ। इसमें दोनों आती हैं, आपकी कॉन्टिनेंटल वाला भी और ओशियनिक लिथोस्फीयर जो पोर्शन है वो दोनों मिलके बनती है आपकी ये टेक्टोनिक प्लेट, जिसे हम लिथोस्फीयर प्लेट कह रहे हैं। प्लेट्स के ना मूव करती हैं, तो मूव कैसे कर रही है, ये कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं। प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थोनोस्फीयर। एस्थोनोस्फीयर क्या था, आपका क्रस्ट के नीचे जो आपका अपर मेंटल वाला पोर्शन था, वो था ना एस्थोनोस्फीयर। एस्थोनोस्फीयर में आपके दोनों आ रही थी, मेंटल का अपर पार्ट एंड आपका क्रस्ट वाला पोर्शन। तो वो कह रहे हैं वो मूव करता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स क्रस्ट एंड टॉप मेंटल। चलिए यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया है कि हम कह रहे हैं कि ठीक है लिथोस्फीयर आपका हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। अब ये लिथोस्फीयर में आता क्या क्या है, तो इसमें आ रहा है आपका क्रस्ट और टॉप मेंटल। इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 5 से 100 किलोमीटर, यानी ये 5 to 100 किलोमीटर होती है ओशियनिक पार्ट में। लेकिन अगर आप कॉन्टिनेंटल वाले पार्ट की बात करेंगे तो वहां पर आपको इसकी थिकनेस अराउंड 200 किलोमीटर की देखने को मिलेगी। अ प्लेट मे बी रेफर टू एज द कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब हो सकता है कि हम किसी प्लेट को कॉन्टिनेंटल प्लेट कहें या ओशियनिक प्लेट का नाम भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस बात पे, कि उस प्लेट पे कौन सी चीज का ज्यादा पोर्शन है, लाइक कॉन्टिनेंट का ज्यादा पोर्शन है या फिर आपके ओशियन का ज्यादा पोर्शन है, ठीक है। तो अगर कॉन्टिनेंट का ज्यादा पोर्शन होता है तो हम उसके नाम से उसे बुलाते हैं, और अगर आपके ओशियन का पोर्शन ज्यादा होता है तो हम उसे ओशियन के नाम से ही उस प्लेट का नाम दे देते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि अ प्लेट में बी रेफर टू एज द कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द टू ऑक्यूपाई अ लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट। पैसिफिक प्लेट क्या है, लार्जली एक ओशियनिक प्लेट है, वेयर एज यूरेशियन प्लेट क्या है, उसमें कॉन्टिनेंटल प्लेट वाला पार्ट ज्यादा है। अब ये जो थ्योरी है ना प्लेट टेक्टोनिक की, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है कि अर्थ के लिथोस्फीयर को डिवाइड करना 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स में, ठीक है। यंग फॉल माउंटेन, रिजेस,
ट्रेंचेस और जो आपके फॉल्ट्स हैं जो कि आपके इन मेजर प्लेट्स के सराउंडिंग में आपको मिलते हैं। ठीक है जी। तो अब हमने कहा कि आपका जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है वो क्या है, तो वो जो है आपकी कुछ प्लेट्स में डिवाइडेड है, 7 आपकी बड़ी प्लेट्स हैं और कुछ आपकी छोटी प्लेट्स हैं। तो चलिए जरा उनके नाम देख लेते हैं, कुछ आपकी मेजर और माइनर प्लेट्स के नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो है आपकी प्लेट वो है अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट। तो अंटार्कटिका और उसके सराउंडिंग में जो ओशियंस हैं उसकी प्लेट है। दूसरी है आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट विद, अब ये जो आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ना, इसमें क्या है कि इसमें वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर आ रहा है, लेकिन साउथ अमेरिकन प्लेट जो है अलॉन्ग विद कैरेबियन आइलैंड वो उससे अलग वाली है। ठीक है, तो साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ साथ कैरेबियन आइलैंड को छोड़ दें, बाकी आपका जो वेस्ट अटलांटिक फ्लोर है वो उसी में हम ले रहे हैं। अब वही जो साउथ अमेरिकन प्लेट है उसमें आ रहा है वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर, लेकिन वो किससे अलग है, वो अलग है नॉर्थ अटलांटिक प्लेट और कैरेबियन आइलैंड से। ओके, आई होप आप इस बात को समझ पाएंगे। एक बार मैप देखना जरूर समझ में आएगा। चौथी प्लेट है आपकी पैसिफिक प्लेट, पांचवी है हमारी वाली इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, एंड सिक्स्थ है अफ्रीका एंड ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, और सातवीं है यूरेशिया एंड एडजस्टेंट, मतलब उसके साथ वाले जो ओशियनिक प्लेट है उनको मिला के बनती है। अगर हम छोटी प्लेट्स की बात करें, जो स्मॉल प्लेट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो एक है आपकी कोको प्लेट, ये आपके सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। दूसरी है नाज़का प्लेट जो कि है आपके साउथ अमेरिका और पैसिफिक के प्लेट के बीच की है। चौथी है आपकी अरेबियन प्लेट, नाम से ही पता चल रहा है सऊदी अरेबिया लैंड मासेस के वाला पोर्शन इसमें ज़्यादा है। चौथा है फिलीपीन प्लेट जो कि आपकी एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में आती है। अगर आपको इन प्लेट्स का जगह देखना है कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करनी, तो देख लीजिए, यह यूरेशियन प्लेट, यह अफ्रीकन प्लेट, यह अरेबियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, यूरेशिया, इंडो ओशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, और बाकी आपकी छोटी छोटी प्लेट्स भी आपको दिखाई दे रही होंगी। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही हैं तो इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अंटार्कटिक प्लेट, और हम चलते हैं आगे। अब बात करते हैं आपके पांचवी प्लेट की, जो कि स्मॉल वाली जो प्लेट थी वो है आपकी कैरोलिन प्लेट जो आपके फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में है, और सिक्स्थ है आपकी फ्यूजी प्लेट जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। ये जो प्लेट्स हैं ना, ये कहते हैं कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं आपके ग्लोब पे थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, कि जब से अर्थ बना है तब से ये आपकी जो प्लेट्स हैं ये मूव कर रही हैं। इट इज नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव, आपका कॉन्टिनेंट नहीं मूव करता है, जैसे कि वैगनर कह रहे थे, ये कह रहे हैं कि वो आपकी प्लेट मूव करती है। कॉन्टिनेंट जो है उसका पार्ट है प्लेट का, और प्लेट मूव करता है। तो इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, हम चलते हैं आगे, बात करते हैं। मोरोवर इट मे बी नोटेड दैट ऑल द प्लेट्स विदाउट एक्सेप्शन हैव मूव इन द जियोलॉजिकल पास्ट। हमें पता है जियोलॉजिकल पास्ट में ये जितनी प्लेट्स हैं ये सब क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, एंड शेल कंटिन्यू टू मूव इन द फ्यूचर एज वेल, और ये क्या करेंगी, तो फ्यूचर में भी मूव करती रहेंगी। तो वैगनर जैसा सोचते थे ना कि ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे इनिशियली एक सुपर कॉन्टिनेंट की तरह थे, जिसे उन्होंने पेंजिया का नाम दिया था, और बाद में उन्होंने क्या पाया कि कॉन्टिनेंटल मास जो है रेस्टिंग ऑन द प्लेट्स हैव बीन वॉन्डरिंग ऑल थ्रू द जियोलॉजिकल पीरियड, कि आपका कॉन्टिनेंट नहीं, वो आपकी प्लेट्स मूव कर रही हैं। ठीक है, बात करते हैं पेंजिया की। पेंजिया वॉज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मासेस। तो पेंजिया किसका रिजल्ट है, जो आपके डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मासेस जो है वो कन्वर्ज हो रहे हैं उसका, दैट वर पार्ट ऑफ वन और द अदर प्लेट। और ये क्या थे, ये कॉन्टिनेंट्स भी कभी कभी किसी प्लेट का पार्ट रहे हैं। साइंटिस्ट जो यूज करते हैं पैलियोमैग्नेटिक डाटा को, उन्होंने क्या बताया कि द पोजिशन हेल्ड बाई ईच ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिनेंटल लैंड मास, की जो आज करंट में आपके कॉन्टिनेंट्स की पोजिशन है इन डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स, वो कभी ना कभी क्या है, डिफरेंट रही थी, डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट रही थी। तो पोजीशन अगर हम देखें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, अब हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट, हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की क्या पोजीशन रही है। मोस्टली जो आपको पेनिनसुलर इंडिया है, तो हम क्या देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ रॉक्स एनालाइज फ्रॉम द नागपुर एरिया। तो नागपुर एरिया की रॉक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसकी एग्जैक्ट हमें कंडीशन पता चलती है। तो हमें क्या पता चलता है कि 3 टाइप की प्लेट बाउंड्रीज हैं। ठीक है जी, सबसे पहली होती है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या है कि जब वेयर न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट, की नई प्लेट की तरह क्या हो रही है, आपकी नई प्लेट क्रस्ट जो है वो नई प्लेट की तरह जनरेट हो रही है और एक दूसरे से अलग जा रही है, डाइवर्ज हो रही है ना। तो कह रहे हैं वेयर न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट पुल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है।
द साइड वेयर द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइड। तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे से अलग जाती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्प्रेडिंग साइड्स। तो इस बात को जरा ध्यान रखें। ओके, बेस्ट नोन इसका एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज। क्या है, डाइवर्जिंग बाउंड्री का मिड अटलांटिक रिज इसका एक अच्छा एग्जांपल है। एट दिस अमेरिकन प्लेट जो है वो सेपरेट हो रही है किससे, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से। ओके, तो ये हो गया डाइवर्जिंग बाउंड्री। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन, जब आप एक दूसरे से कन्वर्ज हो रहे हैं। तो ये कन्वर्जन कहाँ दिख रहा है, तो कन्वर्जन में क्या होता है ना कि ऐसे आया, पास आया और ऐसे करके सबडक्ट कर रहा है। ओके, तो वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड, जहां पर क्रस्ट जो है डिस्ट्रॉय हो रही है। क्यों हो रही है, वन प्लेट डाइव्ड अंडर द अदर, कि एक प्लेट के अंदर दूसरी प्लेट ऐसे करके जा रही है। लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ अ प्लेट अकर, और जहां पर ये सबडक्शन होता है ना उसे कहते हैं सबडक्शन जोन। तो देर आर 3 वेज इन विच कन्वर्जेंस कैन ऑकर। तो ये 3 तरीके से हो सकता है। एक ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में हो सकता है, दूसरा ओशियानिक प्लेट के बीच में हो सकता है, और तीसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 तरह के कन्वर्जेंस दिखे होंगे। फिर हम चलते हैं आगे और बात करते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की। बाउंड्रीज जो है जब ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये कब हो रहा है कि क्रस्ट जो है वो ना तो प्रोड्यूस हो रही है, ना तो बन रही है, और ना ही सबडक्ट हो रही है, ना डिस्ट्रॉय हो रही है। ये क्या करती है, स्लाइड ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्लेट स्लाइड्स हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेन्स ऑफ द सेपरेशन, जनरली प्रिपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा, प्रिपेंडिकुलर टू द मिड ओशियनिक रिज, जैसे मिड ओशियनिक रिज है उसके प्रिपेंडिकुलर में होगा। ओके, तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली perpendicular to the mid-oceanic ridge as the eruption do not take all along the entire crest at the same time। कि एक टाइम पर ही वहां पर क्या है, आपका इरप्शन नहीं हो रहा है। देयर इज अ डिफरेंशियल मूवमेंट, यहां पर क्या है, डिफरेंशियल मूवमेंट है कि ऑफ अ पोर्शन ऑफ द प्लेट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द अर्थ, की अर्थ के एक्सिस से जो आपके पोर्शन ऑफ प्लेट है वो दूसरी तरफ मूव करके जा रही है। ऑल्सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ हैज इट्स इफेक्ट ऑन द सेपरेशन ब्लॉक्स ऑफ द प्लेट पोर्शन। तो प्लेट का जो पोर्शन है ना वो सेपरेट हो रहा है ब्लॉक, उसमें अर्थ के रोटेशन का भी क्या है, वो एक इफेक्ट होता है। तो बात करते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं मूवमेंट हो रहा है कि इधर जा रही है, दूर जा रही है, पास आ रही है, सबडक्ट हो रही है, एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, तो ये किस रेट पे मूव कर रही है, तो कह रहे हैं कि डिफरेंट जगह पर ये डिफरेंट तरह से मूव कर रही है। तो कह रहे हैं कि जो स्ट्रिप ऑफ नॉर्मल या रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की जो है तो वो पैरेलल जो चल रही है आपके मिड ओशियनिक रिज के, तो वहां पर जब साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया तो उनको जो रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट दिखा वो जो था वो वरी करता है आप जब डिफरेंट जगह पे देखते हैं। अगर आप आर्कटिक रिज पे देख रहे हो, आर्कटिक रिज पे देखते हो तो सबसे स्लोएस्ट है, वहां पर कितना है, कहने कि लेस देन 2.5 सेंटीमीटर एक साल में वो मूव करती है। वहीं अगर आप ईस्ट पैसिफिक राइज की तरफ देखो जो कहां पर है, तो अगर आप पैसिफिक के साउथ में देख रहे हैं, मतलब चीले जो है ना आपका जो चीले है साउथ अमेरिका का, वो कह रहे हैं कि वहां पर साउथ पैसिफिक वाला जो रीजन है वहां पर जो ईस्टर आइलैंड है वो ईस्ट पैसिफिक राइज के जो पड़ता है, ईस्टर आइलैंड के पास जो ईस्ट पैसिफिक राइज है वहां पर सबसे फास्टेस्ट है, और वो कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वहां पर वो आपकी प्लेट्स मूव कर रही हैं। ठीक है, अब हमने ये तो कह दिया कि ठीक है जी, अर्थ जो है प्लेट्स का बना हुआ है, प्लेट्स में 3 तरह का मूवमेंट होता है, कितना मूवमेंट हो रहा है हमने ये भी देख लिया। प्लेट्स के मूवमेंट में कौन सा फोर्स काम करता है, तो चलिए जरा देखते हैं। वैगनर ने तो क्या कहा था ना, कि वैगनर ने कहा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी। ज्यादातर साइंटिस्ट ने क्या बिलीव किया कि अर्थ क्या है, सॉलिड था, मोशनलेस बॉडी थी। ठीक है, ये पहले की बात है। एट द टाइम जब वैगनर ने अपनी थ्योरी दी थी तो उस टाइम पर ऐसा माना जाता था कि अर्थ सॉलिड है और मोशनलेस है। जबकि कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग जब आया और जो आपका यूनिफॉइड थ्योरी आई प्लेट टेक्टोनिक्स की, तो उसने क्या एम्फेसाइज किया कि बोथ द सरफेस ऑफ द अर्थ और इंटीरियर आर नॉट स्टैटिक, ना तो हम ऊपर से स्टैटिक है ना हम नीचे से स्टैटिक है। हमारा अर्थ कहीं ऊपर से भी स्टैटिक नहीं है, नीचे से भी मोशनलेस नहीं है, अर्थ पूरा डायनेमिक है। अर्थ पूरा क्या है, डायनेमिक है। द फैक्ट दैट द प्लेट्स मूव इज नाउ अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट। अब ये बात सब मानते हैं कि अर्थ जो है वो मूव कर रही है ना, ये वेल एक्सेप्टेड है। तो मोबाइल रॉक बीनीथ द रिजिड प्लेट, कि आपकी जो ये रॉक्स हैं जो क्या हैं, मोबाइल हैं, जो कि आपके रिजिड प्लेट के ऊपर जो मूव हैं, तो ये इज बिलीव टू बी मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर, कि ये भी कैसे मूव कर रही है, सर्कुलर मैनर में मूव कर रही है, ऐसा माना जाता है। द हीटेड मटीरियल, अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अंदर क्या है, आपका जो एस्थेनोस्फेयर है वहां पर क्या है,
मॉल्टन आपका जो मटेरियल है वो आपका गर्म होता है, गर्म होगा ऊपर उठेगा और राइज होगा, स्प्रेड होगा तो ठंडा होकर फिर वो नीचे सबसीड करेगा। तो एक ये जो पूरा सर्कल बनता है ना, तो वही वो कह रहे हैं कि द हीटेड मटेरियल राइजेस टू द सरफेस, स्प्रेड्स एंड बिगिन टू कूल, देन अब ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा, सिंक बैक कर जाएगा इनटू डीपर डेप्थ। तो यही जो साइकिल है रिपीट हो रही है पूरी। ये ऐसा माना जाता है कि ओवर एंड ओवर टू जनरेट व्हाट साइंटिस्ट कॉल अ कन्वेक्शन सेल, और इसकी वजह से ही ये आपके कन्वेक्शन सेल बन रहे हैं और ये कन्वेक्टिव फ्लो बनता है। तो हीट जो है ना आपके अर्थ के अंदर, उसके दो कारण है। हमने ये तो कह दिया गर्म हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, फिर फैल रहा है और ऐसे करके नीचे सबसीड कर रहा है, ठंडा होकर नीचे सबसीड कर, पर ये गर्म क्यों है? तो एक तो है रेडियो एक्टिव डीके की वजह से, और दूसरा है रेजिडुअल, यानी कि जो वो अंदर अभी भी अर्थ के अंदर हीट बची हुई है। तो इन दो कारणों से आपका ये कन्वेक्शन करंट काम कर रहा है। आर्थर होम्स जो है उन्होंने सबसे पहले ये जो आइडिया दिया था, ये जो आइडिया उन्होंने दिया, ये पूरा ये जो सर्कल बनता है कन्वेक्शन थ्योरी का, तो ये दिया था इन्होंने 1930 में, जिसको हैरी हेस जो है वो भी इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने भी इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में सोचा, और उन्होंने भी यही कहा कि स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्ट एंड मेंटल दैट लाइज बिलो द रिजिड प्लेट्स इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट, कि यही जो हॉट आपका जो अंदर जो मटेरियल है और यही जो मूव कर रहा है, इसी की वजह से आपके अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। अब जब हमें ये पता चली गया है कि भाई अर्थ जो है आपका मूव कर रहा है, तो चलिए ज़रा इंडिया की कंडीशन देख लेते हैं कि इंडिया कैसे मूव करता है। आपको पता है कि इंडियन प्लेट जो है वो क्या थी, उसमें पेनिनसुलर आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पोर्शन, ये सारा आता था। जब सबडक्शन जोन जो है अलोंग द हिमालयाज फॉर्म्स द नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री, तो ये नॉर्दर्न प्लेट की बाउंड्री बना रहा था इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट की फॉर्म में ये आपकी नॉर्दर्न बाउंड्री बना रहा था, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट कन्वर्जन। आपकी यूरेशियन प्लेट से आपको पता है ना, इंडियन प्लेट टकराई, एंड जब टकराई है तो आपका ये जो एक पोर्शन ऊपर उठ रहा है वही आपके हिमालयाज हैं। तो ये कहते हैं इन द ईस्ट इट एक्सटेंड थ्रू रखिनयोमा माउंट्स। तो रखिनयोमा माउंट जो है ये आपके म्यांमार में है। आपकी जो ये प्लेट है इसका ईस्टर्न बाउंड्री क्या है, रखिनयोमा माउंट्स हैं जो कि म्यांमार की तरफ हैं, और इसी के साथ ये आगे बढ़ते हुए आइलैंड आर्क बनाते हुए कहाँ तक जाती है, तो ये जावा ट्रेंच तक जा रही है। और जो ईस्टर्न मार्जिन है ये आपकी क्या है, स्प्रेडिंग साइट है, जो कहाँ लाई करती है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, इन द फॉर्म ऑफ एन ओशियानिक रिज, और ओशियानिक रिज की फॉर्म में ये आपकी चली आ रही है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ एन ओशियानिक रिज इन साउथ वेस्ट पैसिफिक। तो साउथ वेस्ट पैसिफिक में इस तरह से चली आ रही है। बात करते हैं ईस्टर्न बाउंड्री के बाद वेस्टर्न बाउंड्री की। वेस्टर्न बाउंड्री जो है, जो आपके किर्थन माउंटेन्स है पाकिस्तान के, वहां पर है, और ये आगे आपकी मकराना कोस्ट तक जाती है और फिर इसे ज्वाइन करता है स्प्रेडिंग साइट को फ्रॉम द रेड सी रिफ्ट। तो रेड सी रिफ्ट जो है आपका साउथ ईस्ट में, वहां पर ये उसको ज्वाइन कर रहा है, और वहीं पर जो आपके छागोस आर्कीपेलागो हैं वहां तक ये जाता है। ठीक है, तो कहां से गए, किर्थरयुमा माउंटेन से, फिर हम आगे चले मकराना कोस्ट तक, फिर हमने रेड सी रिफ्ट को ज्वाइन किया, और उसके बाद हम चारकी आर्कीपेलागो तक आए हैं। तो ये जो बाउंड्री है ना इंडिया और अंटार्कटिक प्लेट के बीच में, ये आपकी मार्क की गई है, इसी को हम कहते हैं ओशियानिक रिज। तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, डाइवर्ज हो रही है, और रन कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, और मर्ज कर जाती है किसमें, स्प्रेडिंग साइड पे अ लिटिल साउथ ऑफ न्यूजीलैंड। तो आपकी ये मर्ज कर गई न्यूजीलैंड के साउथ में। आगे अगर हम देखें तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया वॉज ए लार्ज आइलैंड। ये कहाँ सिचुएटेड है, ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इन अ वास्ट ओशियन। तो ओशियन में ऑस्ट्रेलिया की जो आप कोस्ट देखते हैं उसके काफ़ी ऑफ जाके आपको क्या है, इंडियन का ये आपको एक बड़ा सा आइलैंड दिखाई देता है। तो जो टेथिस सी है ये सेपरेट करती किसको, एशियन कॉन्टिनेंट को, ये इससे सेपरेट करती थी। ये बात है लगभग आज से 225 मिलियन साल पहले, 225 मिलियन ईयर्स एगो तक ये सिचुएशन थी। फिर इंडिया, ऐसा माना जाता है कि इसने अपनी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जर्नी स्टार्ट की, एंड लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या हुआ, जब पेंजिया टूटा, तब की बात है कि इसने अपना मूव करना स्टार्ट किया। फिर आपकी जो ये इंडिया है ये कोलाइड करती है एशिया से, लगभग 40-50 मिलियन ईयर्स पहले की ये बात है कि इसने एशिया से कोलाइड किया, जिसकी वजह से रैपिड अपलिफ्टमेंट हुआ है, और आपके क्या हुए हैं, आपका जो हिमालय है वो राइज कर गया है। ठीक है, हिमालय उठ गया है। तो ये जो पोजीशन थी ना इंडिया की, लगभग 71 मिलियन ईयर्स पहले अगर हम देखें, तो तब से लेके आज तक की जो हमें दिखाई देती है वो यहाँ पर है।
आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इंडिया ने कैसे मूव किया है। इंडिया पहले 71 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ से अगर आप 55 मिलियन ईयर्स पहले देखें तो यहाँ आया है, लगभग इक्वेटर के पास आ गया है। तो जब ये इक्वेटर के पास आया ना, तब वोल्केनो इरप्शन हो रहा था, और वोल्केनो इरप्शन की वजह से ही आपका ये डक्कन ट्रैप है ये तैयार हुआ है। फिर ये थोड़ा और आगे आया, 38 मिलियन ईयर्स यहाँ पर आया, एंड देन 10 मिलियन ईयर्स पहले ये आपका यहाँ पर आके कोलाइड कर गया है। ओके, तो ये आपके इंडिया की सिचुएशन है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि द पोजीशन ऑफ इंडिया सिंस अबाउट 71 मिलियन ईयर्स टिल द प्रेजेंट आर शोन इन द फिगर 4.6, जो कि हम अभी देख चुके हैं। इट ऑल्सो शोज द पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पोजीशन भी दिखा रहा है और यूरेशियन प्लेट की भी आपको पोजीशन दिखा रहा है, क्योंकि आपको पता है इंडियन प्लेट किससे टकराई, आपके यूरेशियन प्लेट से टकराई है। It also shows the position of Indian subcontinent. Okay, about 140 million years before, आज से लगभग 140 मिलियन साल पहले क्या हुआ, मतलब आज से the subcontinent was located south as 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो जब ये साउथ में 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में लाई करता था, तब तक की बात है, 140 मिलियन साल पहले की बात है। फिर दो मेजर प्लेट्स जो है सेपरेट हुई टेथिस सी से, और वो जो थी वो कौन सी थी, तो एक तो हुई आपकी तिब्बतन ब्लॉक के आसपास जो आपका एशियाटिक लैंडमास था वो। फिर क्या हुआ, तो आपका जो मूवमेंट है इंडियन प्लेट का वो आगे और बढ़ा और वो यूरेशियन प्लेट से टकराया। एक मेजर इवेंट हुआ कि जब ये टकराया है तो वहाँ से आपका लावा इरप्शन जब ये हो रहा था उसी टाइम पर, तो लावा इरप्शन से आपका डक्कन ट्रैप भी बना है। तो ये लगभग कह रहे हैं कि 60 मिलियन ईयर्स पहले ये आपका पूरा फेनोमेना तैयार हुआ था कि जब वहाँ पर लावा इरप्शन हो रहा था, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये लावा इरप्शन होता चला गया, जिसकी वजह से ये पूरा आपका एरिया तैयार हुआ है। तो नोट दैट द सब कॉन्टिनेंट वॉज स्टिल क्लोज टू द इक्वेटर, कि अभी भी हम कहाँ थे, इक्वेटर के पास थे। और 40 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, और उसके बाद द इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन टुक प्लेस, कि 40 मिलियन ईयर्स पहले आपका जो हिमालय की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हुई। एंड साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि ये प्रोसेस आज भी चल रहा है, क्योंकि हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ रही है। तो इससे हमें लगता है कि आज भी क्या है, आपके हिमालय की हाइट बढ़ रही है, तो कॉन्टिनेंट जो है अभी भी टकरा के ये ऊपर उठ रहा है। तो आई होप आपको प्लेट मूवमेंट समझ में आया होगा, आपको ओशियन का पूरा का जो फेनोमिना है वो समझ में आया होगा, आपको कन्वेक्शन थ्योरी समझ में आई होगी, और ये आपका अर्थ कैसे क्रिएट हुआ है, अर्थ पे हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट कैसे तैयार हुआ है, आपके ओशियंस कैसे बने हैं, ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं वेरी गुड, नहीं आई हैं तो मैं चाहूँगी एक बार आप और वीडियो को देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें, टीचर्स अगर आप टीचर्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।